नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका तीसरा टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। इसको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि एज कंजर्वेटिव regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolutions in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland। कहता है कि एक तरफ हमने देखा कि भाई जो कंजर्वेटिव रीजन्स वो जैसे जैसे अपने पावर को कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहे थे, अपने पावर को फिर से समेट कर और मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म थे वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे यूरोप में, और वो भी अपने आप को यूरोप के जो अलग अलग क्षेत्र थे वहां पे अपने आप को एसोसिएट कर रहे थे। मतलब ये भी अपना जो पावर है उसको वो बढ़ा रहे थे। जैसे कि इटली, जर्मनी का जो कुछ स्टेट्स था वहां, ऑटोमन एम्पायर का जो प्रोविंस था वहां, आयरलैंड और पोलैंड, तो इन सारी जगहों पे जो रेवोल्यूशनरीज थे या जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट था वो ज्यादा प्रमुखता, मतलब वो ज्यादा प्रखर हो रहा था। वो भी धीरे धीरे अपने आप को एकजुट कर रहे थे। इसके पीछे जैसे कि हमने देखा था कि 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट का वो पराजय हो जाता है और उसके बाद जब वियना में कांग्रेस होता है तो वहाँ जो कंजर्वेटिव रेजिम्स है उसको फिर से लागू किया जाता है और जो कंजर्वेटिव है उनका पावर बढ़ जाता है। तो जब कंजर्वेटिव लोगों का पावर बढ़ जाता है तो वो धीरे धीरे करके जो लिबरलिज्म या नेशनलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग थे, रेवोल्यूशन को फॉलो करने वाले लोग थे, उनको धीरे धीरे उनका वो दमन करना शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी ये जो लोग थे वो अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव धीरे धीरे ये लोग भी बढ़ा रहे हैं। कहता है कि these revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, amongst whom were professors, school teachers, clerks and members of the commercial middle class। कहता है कि ये जो इस प्रकार के जो रेवोल्यूशंस थे वो लीड किए जा रहे थे लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा, और ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो बिलोंग करते थे उस समय का जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, वो इसका नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। इनमें प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क थे और कॉमर्शियल मिडिल क्लास के मेंबर्स जो थे वो भी इसके सदस्य थे। फर्स्ट upheavals took place in France in July 1830. The Bourbon kings, who had been restored to powers during the conservative reactions after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe as its head। कहता है कि जो सबसे पहला जो अपहेवल्स देखा गया, मतलब विद्रोह देखा गया, वो फ्रांस में जुलाई 1830 में होता है। इसमें क्या था कि जो बॉर्बन किंग्स, जिनको कंजर्वेटिव रिएक्शंस के बाद फिर से इनको रिस्टोर किया गया था, जैसे कि हमने देखा था कि 1815 में जब वाटरलू का ये जो युद्ध होता है उसमें जब नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हो जाता है तो ये जो कंजर्वेटिव लोग हैं जो कि चाहते थे कि फिर से पुरानी चीजों को रिस्टोर किया जाए, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फिर से जो लुई फिलिप्स है, ठीक है ना, उसको राजा बना देते हैं। और अब चूंकि क्या था कि अब जो शासन व्यवस्था था वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज के अकॉर्डिंग होने लगता है। मतलब पहले जो था वो एब्सोल्यूट मोनार्कीज था कि भाई राजा के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन 1815 में वाटरलू का जो युद्ध होता है उसमें जब नेपोलियन पराजित होता है और वियना में जो कांग्रेस होता है जिसका हेड मेटरनिक होता है, ऑस्ट्रिया का चांसलर, तो वो क्या करता है कि वो फिर से जो पुराना जो एक संस्था था, मोनार्की सिस्टम था, उसको फिर से वो रिस्टोर तो करता है। लेकिन अब क्या था कि अब ये जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्कीज ना होकर अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज हो गया था। लेकिन फिर भी मोनार्कीज को ही वो प्रमोट करता है।
कहता है कि when France sneezes, Metternich once remarks, the rest of Europe catches cold. एक बार जो ये ड्यूक मेटरनिक है ऑस्ट्रिया का चांसलर, जो कि 1815 का जो वियना कांग्रेस होता है उसको वो लीड कर रहा होता है, और 1815 में पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है, खास करके यूरोप का जो वर्ल्ड ऑर्डर, उस पर इसका बड़ा बड़ा प्रभाव होता है। तो वो एक बार कहता है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है, मतलब पूरे यूरोप को ठंडा लग जाता है। इसका कहने का मतलब ये था कि फ्रांस में अगर कुछ भी चीज होता है तो ये धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में फैल जाता है। The July revolutions speak and uprisings in Brussels which lead to Belgium's breaking away from the United Kingdoms of the Netherlands. कहता है कि जो जुलाई रेवोल्यूशंस है वो एक स्पार्क करता है, मतलब स्पार्क करने का मतलब एक आग लगाने का काम करता है, ठीक है ना, कि भाई सारा कुछ गर्म है तो बस एक चिंगारी जो है, तो चिंगारी जो है वो क्या करता है कि वो अपना मेन काम करता है। तो कहता है कि ये जो जुलाई रेवोल्यूशन था वो एक प्रकार से चिंगारी का इसने काम किया, और इसने क्या किया कि आगे चलकर ब्रुसेल्स में भी जो है वो विद्रोह होने लगे, और इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रुसेल्स विच लीड टू बेल्जियम, जो कि बेल्जियम का ये नेतृत्व कर रहा था, वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से ही अलग हो गया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, कहा कि भैया हम अलग रहेंगे। अब जो है ये जो फ्रांस क्रांति का ये जो आइडियोलॉजी है उसको ये जो है वो फॉलो करने लगा। कहता है कि एंड इवेंट्स दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग्स द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वाज अ ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। Greek had been part of the Ottoman Empire since the 15th century. The growth of the revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence among the Greeks, which begins in 1821. कहता है कि एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने मोरलाइज कर दिया खास करके जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स थे, एजुकेटेड जो एलाइट वर्ग के लोग थे यूरोप के, ठीक है ना, तो उनको उन्होंने क्या किया कि मोबिलाइज किया और ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर दिया। अभी ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, तो कहता है कि ग्रीक्स जो था वो कभी ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट हुआ करता था, ग्रीस 15th सेंचुरी में ग्रीस का ये पार्ट हुआ करता था, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर वही खिलाफत के अंदर आता था, तुर्की का खलीफा जो था वो ऑटोमन एम्पायर का हेड होता था, और ये ग्रीस जो था वो एक ईसाई कंट्री था। तो ये जो ईसाई कंट्री था वो अपने आप को इनको लगता था कि भाई हमारा एक अलग पहचान है, हमारा एक अलग सभ्यता है, संस्कृति है, कल्चर है, तो हमें इस मुस्लिम शासन व्यवस्था से अलग होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही ग्रीस को एक माना जाता है कि यूरोप में ये यूरोप का पालना भी इसको कहा जाता है, कैडर ऑफ यूरोप इसको कहा जाता है, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे, इसलिए जो पूरे यूरोप के जो नेशनलिस्ट लोग थे उनका जो फीलिंग खास करके जो इलाइट वर्ग के लोग थे उनका फीलिंग ग्रीस के साथ जुड़ा हुआ था। कहता है कि जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का जो ग्रोथ यूरोप में देखा जाता है वो क्या करता है कि आगे चलकर इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करता है ग्रीक का 1821 कि भाई ग्रीस को ऑटोमन एम्पायर से स्वतंत्र होना चाहिए और ग्रीस को आजाद होना चाहिए, ऐसा इन लोगों का मानना था। इसके लिए ये लोग प्रयास करते हैं। कहता है कि नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन exiles and also from many West Europeans who had sympathy for ancient Greek culture. जो ग्रीस के जो नेशनलिस्ट लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे या राष्ट्रभक्त लोग थे, उनको सपोर्ट मिला, और जो दूसरे वैसे ग्रीक्स लोग जो कि ग्रीस से निकलकर बाहर चले गए थे, और इसके साथ ही बहुत सारे वेस्ट यूरोपियन वैसे कंट्री जिनका सिंपैथी था ग्रीस के प्रति, क्योंकि ग्रीस का जो एक एंशिएंट कल्चर था वो बड़ा समृद्ध कल्चर था, एक ईसाई ये देश था, हमने आपको बताया, और ईसाई स्टाइल पे इसका कल्चर था और सबसे पुराना कल्चर इसको माना गया था। इसलिए भी लोगों को, मतलब खास करके जो यूरोप के जो ईसाई लोग थे उनको लगता था
कि ग्रीस को ऑटोमन एम्पायर से स्वतंत्र होना चाहिए और ग्रीस का जो पुराना अपना कल्चर है, एंशिएंट ग्रीक कल्चर, उसको फिर से रिस्टोर किया जाना चाहिए। Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinions to support its struggle against the Muslim empire. अब क्या होने लगा कि जो कवि थे, जो आर्टिस्ट थे, वो ग्रीस को ये बताने लगे कि भाई ग्रीस जो है वो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है, मतलब यूरोपियन जो सिविलाइजेशन है उसका पालना इसको माना जाने लगा ग्रीस को, और इसके माध्यम से जो पब्लिक ओपिनियन है उसको मोबिलाइज किया जाने लगा ताकि ग्रीस को सपोर्ट किया जाए एक मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ। भाई एक मुस्लिम एम्पायर के अंदर जो ग्रीस है तो उसकी स्वतंत्रता में लोग मदद कर सके, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके, इसके लिए जो पोएट्स लोग थे या जो आर्टिस्ट लोग थे उन्होंने इस प्रकार के कार्य किए, कविताएं लिखी गई, आर्टिकल लिखा गया और ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल बताया गया। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स and later went to fight in the war where he died of fever in 1824. इसी समय एक जो पोएट थे इंग्लैंड के जिनका नाम था लॉर्ड बायरन, उन्होंने फंड ऑर्गेनाइज किया, मतलब फंड इकट्ठा किया, चंदा लोगों से वसूला लिया कि भाई ग्रीस की आजादी के लिए आप लोग जो अपना योगदान दें, और इसके साथ ही वो युद्ध लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में भी गए जहां 1824 में फीवर के कारण उनका डेथ हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल of 1832 recognized Greece as an independent nation, और फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि होती है और जिसमें ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट नेशन का स्थान लेता है, एक इंडिपेंडेंस जो राष्ट्र है उसके रूप में ग्रीस का जन्म होता है। तो ये हम पढ़ रहे थे कि भाई ये जो था वो एज ऑफ रेवोल्यूशन था, मतलब रेवोल्यूशन का ये टाइम पीरियड। अब आगे देखते हैं 3 पॉइंट पर ये कहता है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। जो लोग थे उनका किस प्रकार का एक रोमांटिक इमेजिनेशन था इस स्वतंत्रता के प्रति, रेवोल्यूशन के प्रति, और उनका नेशनल फीलिंग किस प्रकार का था, इसको अब हम यहाँ समझेंगे। कहता है द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। Culture played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape nationalist feeling. कहता है कि जो नेशनलिज्म का ये जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ युद्ध और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही लोगों के अंदर नहीं आया कि भाई युद्ध हम करें और अपने क्षेत्र का या अपने देश का विस्तार करें। तो ये जो है कंसेप्ट तो वही सिर्फ नेशनलिज्म के डेवलपमेंट के लिए जरूरी नहीं था, बल्कि जो कल्चर है वो भी इसमें एक अपना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो निभाता है, जिसमें आइडिया ऑफ नेशन, एक नेशन स्टेट के निर्माण का जो आइडिया है वो आर्ट और पोएट्री, स्टोरी, म्यूजिक, ये सारी चीज भी जो है वो क्या करते हैं, ये सारी चीज मदद करते हैं किसमें, तो किसी भी देश का जो नेशनलिस्ट फीलिंग है उसको सेव करने में, मतलब उसको एक आकार देने में या उसको एक्सप्रेस करने में। Let us look at romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of national sentiment. Romantic artists and poets generally criticized the glorifications of reason and science. अब जो है हम लोग देखेंगे कि रोमांटिसिज्म क्या है। तो कहता है कि जो रोमांटिसिज्म है वो एक कल्चरल मोमेंट है जो कि इस बात पर जोर देता है
कि साउथ टू डेवलप अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट, मतलब नेशनल सेंटिमेंट का जो एक पार्टिकुलर फॉर्म है उसको डेवलप करने पर ये जोर देता है। ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे या जो पोएट्स थे वो जनरली जो रीजन और साइंस है कि भाई क्यों, हमने देखा कि यूरोप में सबसे पहले वो युक्तिवाद का विकास, अगर ऐसा है तो क्यों है, अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। तो जब ये तर्क आधारित जब समाज हुआ तो बहुत सारे समाज में ऐसे मान्यताएं थी, कल्चर से जुड़ी ऐसी धारणाएं थी जिसको लोग धीरे धीरे छोड़ने लगे और वो उसको तर्क की कसौटी पर या साइंस की कसौटी पर कसकर देखने लगे, जिसका आप देखते हैं कि भारत में भी उसका प्रभाव जो है आगे देखा जाता है कि आगे चलकर जो राजा राम मोहन राय हैं, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन से वो प्रेरित होकर सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, विधवा पुनर्विवाह हो, इन सारी चीजों को धीरे धीरे करके वो खत्म करने लगे कि भाई ये तर्क के कसौटी पे वो सही नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे या पोएट्स थे वो इस प्रकार के जो ग्लोरिफिकेशन था साइंस का और रीजन का, उसको वो क्रिटिसाइज करते थे। उनका मानना था कि भाई ये साइंस और जो रीजन है उसका ग्लोरिफिकेशन नहीं होना and focus instead on emotions, decisions and mastical skill। और वो जो थे वो साइंस और रीजन का वो क्रिटिसाइज करते थे, इसके साथ जो इमोशंस, इंस्टीट्यूशंस और जो माइक्रो फीलिंग्स करने के मतलब की जो पौराणिक धारणाएं हैं उनका वो सपोर्ट करते थे। Their efforts was to create a sense of a shared collective heritage, a common cultural past as the basis of honesty। और इनका ऐसा मानना था, इनका ऐसा प्रयास था कि वो ये करना चाहते थे कि एक सेंस ऑफ अ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, मतलब एक शेयर्ड जो कलेक्टिव हेरिटेज, मतलब हमारा जो पौराणिक एक जो धरोहर है, ठीक है ना, संयुक्त पौराणिक जो धरोहर है उसके बारे में मतलब जो लोग हैं उसको बताया जाए या लोगों को उनसे जोड़ा जाए, जो हमारा एक कॉमन कल्चरल पास्ट है उससे लोगों को जोड़ा जाए। इसके साथ साथ जो हमारा जो पुराना सभ्यता है, संस्कृति है, कल्चर है, तो उसके आधार पर एक नेशन का निर्माण किया जा सकता है, ऐसा इन लोगों का मानना था या ऐसा इन लोगों का आइडियोलॉजी का बिलीव था। कहता है कि अदर रोमांटिक्स such as the German philosophers John Gottfried Herder 1744 to 1803 claimed that true German culture was to be discovered among the common people, thus what। तो जो दूसरे रोमांटिक जो इस प्रकार के फिलोसफर्स थे, जैसे जर्मन फिलोसफर्स हैं जिनका नाम है जॉन गोटफ्राइड हर्डर, जो कि 1744 1803 तक इनका शासनकाल, मतलब इनका जो पूरा ये है टाइम पीरियड है। तो वो ये क्लेम करते हैं कि एक जो ट्रू जर्मन कल्चर है उसको तभी डिस्कवर्ड किया जा सकता है जब कॉमन लोगों के बीच में जो दास बोल का उसको नाम बोलते हैं कि भाई जो कॉमन लोग हैं तो कॉमन लोग के अंदर से ही एक जो ट्रू जर्मन कल्चर है उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे एज एग्जांपल आपको समझाया कि आज अभी हमारे देश में आप देखते होंगे कि 10 किलोमीटर के अंदर जो लैंग्वेज है उसका टोन बदल जाता है, लोगों का रहन सहन बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, तौर तरीका बदल जाता है, जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें कुछ चेंज आ जाता है। तो ये क्या है, ये जो है हमारा एक प्रकार से ट्रू कल्चर है। अब इसको इंडियन कल्चर कह सकते हैं। तो इनका मानना था कि इसी प्रकार के जो कॉमन लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके बीच से ही डिस्कवर किया जाना चाहिए जो मतलब उस कल्चर को, तभी हम उसको एक ट्रू जर्मन कल्चर जो है वो कह सकते हैं। ये तो बात थ्रू ऑप्शंस। अब ये कैसे आएगा, तो भाई जो यहाँ पे फोक सॉन्ग्स हैं और पोएट्रीज हैं और डांसेस हैं, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वाज ऑथराइज्ड। और ये सारी जो चीजें हैं वो ट्रू
स्पिरिट ऑफ नेशन है और इन सारी चीजों को पॉपुलर बनाया जाना चाहिए। सो collecting and recording this points of all culture but essentials to the product of national building। इसलिए अगर एक राष्ट्र निर्माण की अगर बात हो तो उसके प्रोडक्ट में सबसे जरूरी है कि इस प्रकार के जो पॉप कल्चर्स हैं या जो इस प्रकार के पॉप डांस हैं, पॉप पोएट्रीज हैं, पॉप सॉन्ग्स हैं, मतलब पॉप कल्चर हैं, तो ये जो फॉर्म है उनको फिर से कलेक्ट किया जाना जरूरी है और इन सारी चीजों को कलेक्ट करके ही एक जो नेशन बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा किया जा सकता है। अब ये जो आइडियोलॉजी इसके बाद में आप देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी आप देखते हैं कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं इस पर कार्य करते हैं कि भाई ये जो हमारे पॉप हैं और डांस हैं, पॉप सॉन्ग्स हैं, पोएट्रीज हैं, इन सारी चीजों को इकट्ठा किया जाए, ऐसा प्रयास भारत में भी होता है। तो ये कहता है कि the emphasis on vernacular language and the collections of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nation's message to large audience who were mostly illiterate। ये जो है वो जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उस पर जो ये जोर दे रहे और जो लोकल फॉल्कलोर्स है उसका ये जो कलेक्शन कर रहे थे, तो इनका मानना था कि इन सारी चीजों पर जोर इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि ये क्या करेंगे कि ये एक एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को तो रिकवर करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ये क्या करेंगे कि जो एक मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज है वो उन लोगों तक, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो ऑडियंस है उनके तक पहुंचाएंगे, उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो कि खास करके इलिटरेट, क्योंकि उस समय तक लोग में बहुत सारे जो लोग थे वो इलिटरेट थे। तो भाई इलिटरेट लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को कैसे जगाया जा सके, तो इसके लिए इन लोगों का मानना था कि जो हमारे इस प्रकार की जो फॉल्टेंस है, फॉल्कलोर्स है और डांसेस हैं या जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, तो उन सारी चीजों को एज अ मैसेज यूज किया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक उनका पहुंच हो सके। This was especially so in the case of Poland, which had parliaments at the ends of the 18th centuries by the Greek power, by the great powers Russia, Persia and Austria। कहता है कि ये खास करके देखा गया पोलैंड, ठीक है, इसका प्रभाव जो है पोलैंड में किया देखा गया, जिसने क्या किया कि अपने आप को मतलब एक इससे मजबूती प्रदान करते हुए 18th सेंचुरी के अंत तक, एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के अंत तक जो ग्रेट पावर्स थे रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया, इससे इसने अपने आप को अलग किया। अब आप देखेंगे कि रसिया जो है वो, आप इसको ऐसे समझिए कि रसिया जो है वो इधर हो गया, इधर रसिया हो गया, ठीक है, और पर्सिया और ऑस्ट्रिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया जो है वो मिलकर बन गया जर्मनी, ठीक है, उसके बीच में है ये पोलैंड, ठीक है। तो पोलैंड ने क्या किया कि भाई पोलैंड ने अपने आप को अपना एक अलग जो उनका जो पुराना सभ्यता, संस्कृति और कल्चर था उसके आधार पर अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, और जो उस समय के ग्रेट पावर्स थे, चाहे एक तरफ रसिया हो, दूसरी तरफ पर्सिया और ऑस्ट्रिया हो, जो कि पर्सिया और ऑस्ट्रिया बाद में मिलकर एक जर्मन राष्ट्र का निर्माण करता है, तो इसका प्रभाव जो है वो देखा गया पोलैंड में। कहता है कि when the Poland no longer exists as an independent state, its national feelings but kept alive through music and language। कहता है कि यद्यपि जो पोलैंड है वो लंबे समय तक जो उसका जो स्वतंत्रता है एक इंडिपेंडेंट टेरिटरीज के रूप में वो नहीं रहा, ठीक है, लेकिन जो नेशनल
जो नेशनल फीलिंग्स हैं वो उसको क्या किया कि वो उसको जिंदा रखा, कि भाई जो उसके नेशनल फीलिंग्स थे उसके माध्यम से वो जिंदा रहा। और कहने का मतलब कि लोग बोला कि भाई हमारा एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, या हमारा सभ्यता संस्कृति जो है वो अलग है और हमारा एक अलग पहचान होना चाहिए, तो उसको वो जिंदा रख सके म्यूजिक और लैंग्वेज के माध्यम से। कैरोल Kurzweil, for example, celebrated the national struggles through his operas and music, turning folk dances like the Polonaise and Mazurka into national symbol। वहाँ पे कैरोल क्यूर्पिंस्की जो है वो एक व्यक्ति है जिनको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा है कि उन्होंने जो नेशनल स्ट्रगल है उसको सेलिब्रेट किया कैसे, तो ओपेरा और म्यूजिक के माध्यम से, और इसको आगे जो है वो चलकर फोक डांसेस जो है, खास करके जो पोलैंड ये पोलोनेसिक है, पोलोनेजी मतलब पोलैंड के ये फोक डांसेस हैं, ठीक है, अलग अलग जगह के जो वो पॉपुलर डांसेस होते हैं फोक, और कहने का मतलब जो कि परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, ठीक है, तो वो और म्यूजिक का, ठीक है ना। तो इसको जो है मतलब जो कि पोलैंड टाइप फोक डांस का ये दोनों फॉर्म है, तो उसको इन्होंने एक नेशनल सिंबल के रूप में जो है वो आगे चलकर अपना कहता है कि लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट। जो लैंग्वेज है पूरी नेशनल जो नेशनल सेंटिमेंट्स उसको डेवलप करने में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन the Polish language were forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere। कहता है कि जब आप देखते हैं अभी तो यहाँ स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि वो रसिया के कंट्रोल में ही जा रहा है, लेकिन जब आप बाद में देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कि भाई हिटलर और मतलब जर्मनी और जो रसिया है उसके बीच यही एक सबसे अंतिम में संधि हो जाता है, जिसमें लोग विश्वास नहीं करता है किस प्रकार का संधि हो भी सकता है, जिसमें निर्णय लिया जाता है कि पोलैंड का जो आधा पार्ट है वो अपना जर्मनी जीत कर अपना मिला लेगा और आधा पार्ट जो है वो रसिया जीत कर मिला लेगा। और जिसमें हमने देखा कि भाई जो पार्ट पोलैंड का जो पार्ट जर्मनी ने मिलाया या हिटलर ने मिलाया, वहां पर किस प्रकार से जो ज्यूस लोग थे उनके ऊपर मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो पोलैंड का जो पार्ट था वो एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट सेंटर बन गया ज्यूस लोगों के प्रति, या जो दूसरे आर्यन लोग नहीं थे, मतलब हिटलर के अकॉर्डिंग जो आर्य नहीं थे, ठीक है ना, नॉर्डिक आर्यन नहीं थे, उनके खिलाफ। तो यहाँ जो है अभी वो बाद में हम उसको देखेंगे कि भाई ये जो पोलैंड है वो हमेशा डरा हुआ रहता है। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रसिया का, इसमें सबसे ज्यादा डर पोलैंड को। पोलैंड जो है वो एक बफर स्टेट का भी कार्य कर रहा है जर्मनी और एक प्रकार से कह सकते हैं रसिया के, जर्मनी और रसिया के बीच पहले 1990 के पहले जर्मनी और रसिया के बीच पोलैंड एक बफर स्टेट का कार्य करता था, लेकिन बाद में जब रसिया का विघटन हुआ तो एक यूक्रेन जो है वो बना दिया गया और जर्मनी और रसिया के बीच दो बफर स्टेट्स बने। अब यूक्रेन का स्थिति आप देख रहे हैं, तो भाई यूक्रेन को जब रसिया जीतेगा उसके बाद अगला नंबर किसका है, तो पोलैंड का है, ठीक है। तो यहाँ आप समझिए कि कहता है कि जब रसिया ने पोलैंड को ऑक्युपाई कर दिया तो जो पोलिश लैंग्वेज था उसको स्कूल और जो कॉलेज थे वहां से धीरे धीरे करके उनको वो खत्म किया जाने लगा, ठीक है, और जो रशियन लैंग्वेज थे उसको जबरदस्ती लागू किया जाने लगा हर जगहों पे। In 1831 an armed rebellion against Russian rule took place which was ultimately crushed। इसके खिलाफ 1821 ईस्वी में एक आर्म जो विद्रोह है, सशस्त्र विद्रोह वो भी होता है रसिया के खिलाफ पोलैंड में, लेकिन फिर भी ये जो विद्रोह है उसको दबा दिया जाता है। Following this, many members of the clergy in Poland begins to use language as a defense of national resistance। लेकिन विद्रोह को तो दबा दिया जाता है, फिर भी बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं क्लर्जिस ग्रुप, क्लर्जिस ग्रुप कहने का मतलब कि पोलैंड का जो सम्राट वर्ग के लोग हैं, मतलब जो उच्च वर्ग के लोग हैं,
तो ये लोग क्या करते हैं कि विद्रोह को इन लोग का दावा दिया जाता है, फिर भी ये नेशनल रेसिस्टेंस के रूप में जो पोलिश लैंग्वेज है उसको यूज करते हैं, ठीक है। और ये एक प्रकार से वो नेशनल रेसिस्टेंस के खिलाफ एक हथियार के रूप में इसको यूज करते हैं कि भाई आप हमारा लैंग्वेज को खत्म करना चाहते हैं, आप हमारे लैंग्वेज को मिटाना चाहते हैं, तो हम जो है आज से अपना ही लैंग्वेज बोलेंगे, और ये प्रकार से हथियार के रूप में जो है वो इसको यूज करते हैं। कहता है कि पोलिश was used for church gatherings and all religious instructions। ये भी निर्णय लिया जाता है कि जो पोलिश लैंग्वेज है, चर्च में जब लोग इकट्ठा होंगे तो वो पोलिश लैंग्वेज ही बोलेंगे, या जितनी भी जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी धार्मिक दिशा निर्देश हैं, वो भी पोलिश लैंग्वेज में ही दिए जाएंगे पोलैंड में। ऐसा पोलैंड का वही क्लर्जिक वर्ग है, मतलब जो सम्राट जो वर्ग के लोग हैं वो ऐसा निर्णय लेते हैं ताकि एक प्रकार से जो रसिया है उसको उसका विरोध किया जा सके, और रसिया के विरोध में ये जो है हथियार के रूप में इसका काम किया जाता है। लगता है कि as a result, a large numbers of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by Russian authorities as punishments for their refusals to preach in Russian। और इसके जवाब में बहुत सारे जो पुजारी होते हैं या बिशप्स होते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, या उनको जेल में डालकर साइबेरिया भेज दिया जाता है रशियन अथॉरिटी के द्वारा। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो बिशप्स थे, ये जो प्रीस्ट थे, वो क्या करते हैं कि वो रशियन लैंग्वेज में ये जो प्रीचिंग है उसको करने से रिफ्यूज कर देते हैं। मतलब रशिया का कहना था कि जो रशियन लैंग्वेज है उसको हर जगह पे लागू किया जाए, लेकिन वहां पे वही जो क्लर्जिक वर्ग के लोग थे, खास करके जो प्रीस्ट और जो बिशप होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमारा सभ्यता संस्कृति जो लैंग्वेज है उसको आप एकदम खत्म नहीं कर सकते हैं, हमारा जितना भी धार्मिक काम होगा हम अपना ही लैंग्वेज में करेंगे। मतलब रसिया का जो रशियन लैंग्वेज में करने का ये जो उसका कार्यक्रम था उसका ये विरोध करते हैं। इसके विरोध में या इसका जो प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया स्वरूप क्या होता है कि बहुत सारे जो प्रीस्ट और जो बिशप्स होते हैं उनको जेल डाल दिया जाता है। The use of Polish is to be seen as a symbol of a struggle against Russian dominance। और रशियन जो डोमिनेंस है उसके खिलाफ, रसिया के जो अधिकार है उसके खिलाफ ये जो पोलिश लैंग्वेज है वो एक प्रकार से स्ट्रगल का सिंबल बन जाता है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम का एक चिन्ह बन जाता है पोलिश लैंग्वेज। तो यहाँ हमने देखा कि लैंग्वेज जो है वो कैसे किसी भी देश का जो नेशनल सेंटिमेंट्स है उसको बढ़ाने का काम करता है। अब देख लेते हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। कहता है कि 1830 were years of great economic hardship in Europe। 1830 का जो साल होता है वो यूरोप के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब आपने देखा कि ये जो है ईयर है वो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का, अमेरिका का वॉल स्ट्रीट सीन जो है वो उठा जाता है, ठीक है। नहीं अमेरिका का नहीं, ठीक है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का मत, ठीक है। यहाँ पे 1830 में कहता है कि 1830 में भी यूरोप में जो है वो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप होता है। The first half of the 19th century saw an enormous increase in populations all over Europe। कहता है कि 19th century का जो फर्स्ट हाफ टाइम पीरियड है वहां देखा जाता है कि पूरी यूरोप में जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ रहा होता है। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। और जब जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा भाई कि एम्प्लॉयमेंट जितना है उससे ज्यादा लोग नौकरी की तलाश में घूम रहे होते हैं। पॉपुलेशंस फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स। और इस स्थिति में क्या होता है कि जो गांव वाले लोग हैं, रूरल एरियाज में जो रहने वाले लोग थे, वो माइग्रेट करके शहर पहुंचे, और जब वहां माइग्रेट करके पहुंचेंगे तो वहां बड़े बड़े जो स्लम्स एरियाज हैं उसका निर्माण होता है। जैसे
इंडिया का सबसे बड़ा जो स्लम है वो मुंबई में, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे जो रूरल लोग थे वो पहुंचे मुंबई में नौकरी की तलाश। अभी मुंबई से देखते हैं आप बिहारी लोगों को जबरदस्ती भगाया जाता है। तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है मुंबई में, उसका नाम क्या है। कहता है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफ्टन फेस विद स्टीप कॉम्पिटिशंस फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चिप्स मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। इसके साथ साथ जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन्स के, उनको हमेशा स्टीप कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, खास करके इंग्लैंड में जो मशीन से सामान बन रहे थे जो कि बहुत कम कॉस्ट उनको लगता था, ठीक है ना, तो उससे इनका कंपटीशन हो रहा था। मतलब इस समय तक यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो धीरे धीरे हो रहा है। कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन वर मोर एडवांस्ड देन ऑन कॉन्टिनेंट, मतलब जहां मतलब वही इंग्लैंड की बात, इंग्लैंड में जो पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट है तो वहां पे इंग्लैंड जो है वहां सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब आप समझते ही, बड़े बड़े इंडस्ट्री स्थापित होना, हैंडमेड गुड्स वर रिप्लेस्ड बाय मशीन मेड गुड्स, मशीन मेड गुड्स ने हैंडमेड गुड्स को रिप्लेस कर दिया। तो ये जो कार्यक्रम है वो सबसे तेजी से हो रहा था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में जो मशीन से बना सामान और बाकी यूरोपियन मार्केट में आ रहा था, उससे क्या हो रहा था कि जो हाथ से बने हुए सामान थे उनको बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। कहता है कि दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शंस which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partly mechanized। कहता है कि खास करके जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन है वहां इस प्रकार का कंपटीशन ज्यादा देखा जा रहा था। जहां जो होम्स हैं या स्मॉल वर्कशॉप्स हैं वहां पे खास करके जो है वो घर में जहाँ पे वो सामान बनाए जाते थे, ठीक है, और बहुत कम मशीन का यूज किया जाता था। तो इन सारे लोगों को भाई हाथ से सामान बनाएगा तो कॉस्ट उसका ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, और जो मशीन से सामान बन के आएगा तो कॉस्ट उसका कम रहेगा। तो इन सारे जगहों पे ये कंपटीशन ज्यादा देखा जा रहा था, खास करके जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन का क्षेत्र है वहां। कहता है कि those regions of Europe where the aristocracy still enjoy power, peasants struggles under the burden of feudal dues and obligations। कहता है कि इन सारे क्षेत्रों में जहाँ पे जो यूरोप के उन सारे क्षेत्रों में जहाँ पे जो अरिस्टोक्रेसी थे वो आज भी अपने पावर को एंजॉय कर रहे थे, जो किसान थे वो स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है, और जो फ्यूडल डील और ऑब्लिगेशन है उसके बर्डन से वो दबा हुआ था। द राइज ऑफ फूड प्राइस और फियर ऑफ बैड हार्वेस्ट लीड टू वाइड स्प्रेड ऑफ रेजिन इन टाउन एंड कंट्री। और इसमें क्या होता है कि जो फूड का प्राइस है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बैड हार्वेस्ट हो जाता है, मतलब खेती बाड़ी अच्छा से नहीं होता, फसल जो है वो सही से नहीं होता है, तो फसल का जो दाम है वो बढ़ जाता है, और जब फसल का दाम बढ़ेगा तो फूड का जो प्राइस है वो बढ़ गया। तो इसने क्या किया कि जो टाउन और कंट्री है वहां पे एक वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन करने का मतलब एक अव्यवस्था जो है वो उसको जन्म दे देता है। The year 1848 was one such year। 1848 जो है वो इसी तरीके का एक साल। Food shortage and widespread unemployment brought the populations of Paris out on the road। लोगों के पास भोजन का कमी था और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा हुआ था। सारे जगहों पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो छाया हुआ था। इससे क्या होता है कि जो लोग हैं पेरिस की, अब उनके पास कोई उपाय नहीं बचता, ये रोड पे निकल जाते हैं कि भैया अब कुछ या तो काम दो, खाना दो, रोजगार दो। न तो रोजगार है, अब रोजगार रहेगा तब पैसा आएगा, पैसा आएगा तो भाई महंगा जो फूड आइटम उसको भी खरीदा जा सकता है। लेकिन जब रोजगार ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा, एक तो पैसा नहीं है, दूसरा फूड का आइटम बढ़ा हुआ है, तो लोग जो है वो रोड पे निकलते हैं। कहता है कि बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस टिली was forced to flee
जो बैरिकेड्स है उसको हटा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और जो विलेज हैं जिसको फिर से रिस्टोर किया जाता है कंजर्वेटिव लोगों के द्वारा, वो अब देखता है कि भाई अब जो है वो टाइम नहीं है, यहाँ से भागने में ही भलाई है, और वो क्या करता है कि यहाँ से हो जाता है, भाग जाता। National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adults male above 21 and guaranteed the right to work, national workshops to provide employments basic। तो भाई जो लुई फिनिक्स है वो यहाँ से भाग जाता है, देखता है कि भाई स्थिति खराब है, भागो यहाँ से जल्दी। नेशनल असेंबली जो है वो ये घोषणा करता है कि फ्रांस जो है वो रिपब्लिक है। इसके साथ ही सारे जो मेल जो कि 21 इयर्स और उससे ऊपर के लोग हैं, उन सारे लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया जाता है। राइट टू वर्क जो है उसका गारंटी दिया जाता है कि भाई सारे लोगों को जो कार्ड है वो दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ ही जो नेशनल वर्कशॉप है उसकी स्थापना की जाती है, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट का जो सिस्टम है उसको सेटअप किया जा सके कि भाई लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए। ठीक है, इसके लिए प्लान बनाया जाए। कहता है कि अर्लियर इन 1845 वेवर्स इन साइलेसिया had led a revolt against contractors who supplied them raw materials and gave them orders for these textiles, but drastically reduced their payments. The journalist William Wolff described the events in a Silesia village as follows. उसी समय मतलब आगे जो है उसके थोड़ा सा वो पहले ही कहता है कि यहाँ रिवोल्ट 1848 में हुआ। 1855 का ये घटना है कि साइलेसिया में कुछ बुनकर लोग थे, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्यों किया कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स लोग थे वो क्या करते थे कि कॉन्ट्रैक्टर्स कहता है कि वो सप्लाइज देम रॉ मटेरियल, मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स लोग जो है वो ये जो बेवस लोग थे उनको रॉ मटेरियल देते थे, और रॉ मटेरियल देने के बाद उनको ऑर्डर करते थे कि भाई हमको जो है वो फिनिश्ड गुड जो है वो इस समय तक वो चाहिए। एक टाइम पीरियड था जैसे भारत में भी वो किया गया था कि पहले जो इस प्रकार के जो लोग थे हस्तकला मतलब हाथ से जो करने वाले काम करने वाले जो लोग थे, जो बुनकर लोग थे, ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं वो साड़ी उड़ी में आप देखते हैं क्या वो रेशम का जो साड़ी उड़ी होता है, ठीक है ना, महंगा साड़ी। तो इस प्रकार का जो भी टेक्सटाइल थे, ठीक है, जिसको सिर्फ हाथ से ही किया जा सकता था, ठीक है, तो उनको ये क्या करते थे कि वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते थे, और एक सिस्टम होता था कि भाई इतना दिन में तुम हमको जो है वो बनाकर दे देगा, और उसके बाद जब बनाकर दे देगा पहले कुछ पेमेंट कर दिया जाता था, बाद में एक बयाना के तौर पर, और फिर होता था कि भाई जब पूरा आप फिनिश हमको कर दीजिएगा तो आपको पूरा पेमेंट है वो कर दिया जाएगा। तो यहाँ दिक्कत था कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स लोग थे उन्होंने सप्लाई रॉ मटेरियल तो कर दिया, ऑर्डर भी दे दिया फिनिक्स टेक्सटाइल का, लेकिन जब इनको अपना सामान बनकर मिल गया तो इन्होंने पेमेंट जो है वो कम कर दिया। कहा कि नहीं, अब मान लीजिए कि 10 बोले कि हाँ भाई एक काम करो, एक हमको बना दे साड़ी बना के तुम दो, इसके लिए रॉ मटेरियल जो तुमको चाहिए हम तुमको देते हैं, रॉ मटेरियल हम तुमको दे दिए, और कहेंगे ठीक है बना दो साड़ी आप तैयार करके तो हम तुमको 500 रुपया हम देंगे। अब जब बन के तैयार हो गया तो करे नहीं भैया 500 नहीं 400 देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो बेवस लोग थे वो नाराज हो गए, ठीक है, और उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो यहाँ पे एक जो जर्नलिस्ट हैं विलियम वॉल्फ, वो बताते हैं कि साइलेसिया जो है वहां का एक वो गांव है, विलेज है, ठीक है, कि साइलेसिया में ये जो इवेंट है, घटनाक्रम है, उसको इन्होंने इस प्रकार से बताया। चलिए देख लेते हैं। कहता है कि इन दिस विलेज विद 18,000 inhabitants, cotton weavings in the most widespread occupations। कहता है कि ये जो गांव है साइलेसिया, वहां करीब 18,000 जो लोग हैं वो रहते थे वहां पे, और ये
कॉटन वेविंग्स जो है उसी ऑक्यूपेशन से ये जुड़े हुए थे। यहाँ पे यही काम जो है वो होता है। द माइजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम। ये जो वर्कर्स थे उनका वो बड़ा उनको एक माइजरी कह सकते हैं, बड़ा दयनीय उनका स्थिति था। ठीक है, क्या था? तो कहता है कि the desperate needs for job has been taken advantage of by the contractors to reduce the price of the goods they order। क्योंकि इतना ज्यादा बेरोजगारी की नौकरी की तलाश में कि भाई अब बहुत ज्यादा बेरोजगारी, तो एक आदमी कह रहा है कि लाइए 500 में हम बना देते हैं, बातचीत तो हो गया कि 500 में बना देते हैं, दूसरा का कह रहा है कि भैया 500 हमको देते, हम 450 में बना देते, सरकार कह रहा है कि भैया आप हमको कहते हैं हमको 400 में बना देते। तो अब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पहले तो 500 में दिया बनाने के लिए, लेकिन जब पेमेंट देना हो रहा है तो कह रहा है कि नहीं 400 देंगे, 400 में तो दूसरा लोग बनाने लगे तैयार था। ठीक है, तो इस तरीके का सिचुएशन था। कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइस फॉर द गुड्स दे ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर कर रहे थे उससे भी कम पैसा जो है वो उसको दे रहे थे, जो कि उन लोगों का मतलब साइलेसिया में जो रहने वाले लोग थे उनका एक प्रकार से कह सकते हैं कि दयनीय स्थिति था। क्या था? तो कहता है कि on 4 June at 2 PM a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in Paris up to the mansions of their contractors demanding high wages। 4 जून को करीब 2 बजे पीएम मतलब भाई दोपहर, ठीक है, एक जो लार्ज क्राउड है वेवर्स का वो एक इमर्ज होते हैं, मतलब इकट्ठा होते हैं, अपने घर से वो निकलते हैं और वो पेरिस की तरफ मार्च करते हैं। और उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स लोग हैं उनसे वो डिमांड करते हैं कि भाई उनका जो वेज है, उनका जो मजदूरी है वो बढ़ाया जाए। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेट। इन लोगों को जो है वो कह सकते हैं कि थोड़ा ये धमकाया भी जाता है। ठीक है भाई, ऐसा मत करो, ठीक है, ज्यादा बढ़े मत करो। Following this, a group of them forced their way into the house, smashed it, elegance, window, panes, furniture, proclaims other groups broke into the storehouse and plundered it of supplies of cloth, which they told to sets. The contractors fled with his families to a neighboring village, which however refused to shelter such a person। अब ये लोग जब निकलते हैं तो ये जो है वो थोड़ा मतलब उग्र ये लोग होते हैं, और ये क्या करते हैं कि जो इस प्रकार के जो लोग थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनके घर में घुस जाते हैं जबरदस्ती। ठीक है, उनका जो खिड़की उड़की है वो उसको तोड़ देते हैं, फर्नीचर और बाकी जो चीज है उसको भी मतलब तोड़ फोड़ वहां पर मचाया जाता है, लूटा मारी जो है वो स्टार्ट कर देता है। जो स्टोर हाउस है वहां तक घुस जाया जाता है, प्लंडर मतलब लूट किया जाता है, जो क्लॉथ का जो सप्लाईज है उसको बर्बाद कर दिया जाता है। और ये कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करता है कि वो अपने पूरे परिवार के साथ भाग जाता है और भागकर जो बगल वाला गांव है वहां पहुंचता है। लेकिन बगल वाले जो गांव के लोग हैं वो उनको शरण देने से मना कर देते हैं कि भैया हम तुम जैसे व्यक्ति को शरण नहीं देंगे अपने गांव में। He returned 24 hours later, having recognized the army in the exchange that followed. 11 weavers were sued। और फिर वो जो व्यक्ति है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो 24 घंटा बाद, ठीक है, अपने घर लौटता है, आर्मी से रिक्वेस्ट करके कि भैया आप हमको कम से कम मदद करो। और इस घटनाक्रम में क्या होता है कि जो 11 वेवर्स हैं उनको शूट कर दिया जाता है, उनको गोली मार दिया जाता है, और तब जाकर मामला है वो ठंडा होता है। इस प्रकार हमने इन सारी चीजों को देखा। बाकी जो है अगला जो टॉपिक है, सब टॉपिक है 3.3 18A, the revolutions of
दी लिबरल्स, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग जो है एंजॉय करिए, और ज्यादा से ज्यादा जो आपके मित्र हैं जो कि 10th क्लास का एग्जाम देना है उनको, ठीक है, तो उनको जो है आप इसको शेयर कर सकते हैं।